everyone, I hope you are well and good. Today we'll be studying about personality. The word personality comes from the Latin root that is persona, which means mask. जो पर्सनैलिटी है वो एक लैटिन रूट से लिया गया है, एक लैटिन वर्ड है. वो वर्ड का नेम है परसोना और परसोना का मीनिंग होता है मास्क. According to this root, personality is the impression we make on others, the mask we pretend or present to the world. Basically, personality is defined as a unique set of traits and characteristics, relatively stable over time. मतलब कोई भी किसी भी इंसान की कुछ traits होती हैं, कुछ characteristics होती हैं, वो ही एक पर्सन की पर्सनैलिटी को दर्शाता है. द डेफिनेशन फर्दर सजेस्ट दैट पर्सनैलिटी डज नॉट चेंज फ्रॉम डे टू डे. डेली बेसिस पे पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती है. ओके, ओवर द शॉर्ट टर्म आर पर्सनैलिटीज़ आर रिलेटिवली सेट और स्टेबल. ये स्टेबल होती हैं. जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमेशा से वैसी ही रहेगी. However, definition does not suggest that personality is somehow rigid, unchangeable and cast in concrete. और ऐसा भी नहीं है कि वो कभी चेंज नहीं हो सकती है. मे बी सिचुएशन उसके बाद में कोई और हो तो पर्सनैलिटी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है. According to J.B. Watson, personality is the sum of activities that can be discovered by actual observation over a long enough period of time to give reliable information. जो पर्सनैलिटी है दैट इज़ द सम ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि हम ऑब्जर्व करके डिस्कवर कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और एक रिलायबल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. कुछ और भी इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि पर्सनैलिटी डिटरमाइन करने में उन्होंने बहुत हेल्प करी. बेसिकली जो ऑलपोर्ट हैं उन्होंने 49 डेफिनेशंस को एनालाइज करने के बाद एक डेफिनेशन बनाई जो थी कि पर्सनैलिटी इज़ द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट. पर्सनैलिटी जो है वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है ट्रेट्स का, बिहेवियर्स का और कोई पर्सन के थॉट्स का, वो क्या सोचता है. पर्सनैलिटी के करेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर हम डिस्कस कर लेती हैं. देखो, जो पर्सनैलिटी होती है दैट इज़ रिलेटिवली स्टेबल but dynamic in nature and also it helps in adjusting the individuals with the environment. हर किसी की पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट होती है और जो पर्सनालिटी है इट encompasses various traits, behaviors and characteristics. Moreover, it is also influenced by genetics and environment. Personality can change and develop throughout the life. और जो हमारा पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो हम क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं या क्या बिहेव करते हैं, ये अफेक्ट करता है लोगों पे, एक इम्पैक्ट डालता है. हर किसी के सोचने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, महसूस करने का तरीका सबका अलग अलग होता है और सबकी पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट होती है. लेट्स डिस्कस अबाउट सम डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. पर्सनल फैक्टर्स हो गए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, मोर ओवर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं. पर्सनल फैक्टर्स में क्या आती हैं? हमारा फिज़िक, सेक्स, नर्वस सिस्टम. हमारा फिज़िक कैसा है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसा है, वी आर अ फीमेल और अ मेल, दोनों की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं घर, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी. बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस, जीन्स काम करते हैं इसमें. नर्वस सिस्टम ऑल्सो कम्स अंडर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड द बॉडी केमिस्ट्री, हमारा हार्मोनल चेंजेस, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आते हैं? हमारा इंटेलिजेंस लेवल, हमारी मेंटल फंक्शनिंग कैसी है, हमारा लेवल ऑफ एस्पिरेशन, हमारा अचीवमेंट, मोटिवेशन, हमारी विल पावर कैसी है, ये सारी चीज़ें आती है हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर. सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स में हमारा घर, फैमिली, पेरेंट्स, पेरेंटल एटीट्यूड, स्कूल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं कल्चरल और सोशल फैक्टर्स में. अब हम थ्योरीज़ पढ़ेंगे पर्सनालिटी के बारे में. बेसिकली 3 टाइप्स की थ्योरीज़ होती हैं: टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी एंड टाइप कम ट्रेट थ्योरी. जो टाइप थ्योरी है उसमें हम
का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, आइसेंक की थ्योरी पढ़ेंगे, ट्रेट थ्योरी में हम ऑलपोर्ट थ्योरी पढ़ेंगे, केटल के 16 PF थ्योरी पढ़ेंगे, और टाइप कम ट्रेट थ्योरी में हम पढ़ेंगे बिग 5 थ्योरी के बारे में। जंग का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, जंग थ्योरी जिसको बोलते हैं। जो जंग है उन्होंने पर्सनालिटी को 2 टाइप्स में बांटा है, एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन। व्हाट इज़ एक्स्ट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन? एक्स्ट्रावर्जन इज़ द टेंडेंसी टू लुक टू द आउटसाइड वर्ल्ड, स्पेशली पीपल, फॉर one's pleasure. Extroverts are usually outgoing and they enjoy social activities, but they are uncomfortable when they are alone. जो लोग सोशल होते हैं ज़्यादा, वो होते हैं एक्स्ट्रावर्जन, जिनको सोशल एक्टिविटीज़ ज़्यादा पसंद होती है, बाहर घूमना फिरना अच्छा लगता है, लोगों के साथ मिलना अच्छा लगता है। लेकिन इसका ठीक अपोजिट होते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्जन इज़ द टेंडेंसी टू प्रेफर द वर्ल्ड इनसाइड वन सेल्फ। वो अपने अंदर ही अपना वर्ल्ड ढूंढते हैं। वो लोग बहुत शाय होते हैं, सोशल फंक्शंस को अवॉइड करते हैं। इंट्रोवर्ट्स को बेसिकली अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है। आइसेंक थ्योरी पढ़ लेते हैं। आइसेंक ने पेन मॉडल दिया है इस थ्योरी का। पेन का मतलब क्या है? साइकोटिज्म। ई का मतलब इसमें आता है एक्स्ट्रावर्जन, और एन का आता है न्यूरोटिसिज्म। बेसिकली द पेन मॉडल ऑफ आइसेंक थ्योरी इज बेस्ड ऑन दीज 3 डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी: साइकोटिज्म नॉर्मैलिटी, एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन, एंड न्यूरोटिसिज्म इमोशनल स्टेबिलिटी। साइकोटिज्म नॉर्मैलिटी में कौन सी ट्रेट्स आती हैं? वो लोग आते हैं इसमें जिनके पास लैक ऑफ एम्पैथी होती है। सिंपैथी और एम्पैथी में क्या अंतर होता है? जैसे अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, अगर वो हमें बता रहा है तो हमें थोड़ा सा बुरा फील होता है ना उसके लिए, कि उसके साथ ऐसा हो गया, तो दिस इज़ सिंपैथी। लेकिन अगर हम उस पर्सन की जगह पे अपने आप को रख के देख रहे हैं, हम उसका दर्द ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं, तो वो होती है एम्पैथी। Personality trait characterized by lack of empathy, a poor ability to form attachments कम बना पाना, and lack of concern for others. These personality traits comes under the category of psychotism. People who are high in psychotism are more likely to be aggressive, antisocial, and have a substance abuse problem as well. And low psychotism are more likely to be emotionally stable, empathetic, and to have healthy relationships. एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन की पर्सनालिटी ट्रेट्स पढ़ लेती हैं। जो एक्सट्रोवर्टेड पीपल होते हैं, दे आर आउट गोइंग एंड फ्रेंडली, एंड मोर ओवर दे टेंड टू बी एनर्जाइज्ड बाय सोशल इंटरेक्शंस एंड क्विकली गेट बोर्ड व्हेन दे आर अलोन। उनको सोशल रहना ज़्यादा पसंद होता है, बाहर लोगों के साथ मिलना जुलना अच्छा लगता है। जब वो अकेले होते हैं तो वो बोर हो जाते हैं। वेयर एज अपोजिट इज़ द केस विद इंट्रोवर्टेड पीपल. Introverted people are more reserved and prefer solitary activities. They are often more thoughtful and reflective than extroverts. नेक्स्ट कम्स न्यूरोटिसिज्म इमोशनल स्टेबिलिटी। अब न्यूरोटिसिज्म में क्या आता है? इसमें वो पर्सनालिटी ट्रेट्स आती हैं जो कि एंग्जाइटी, वरी, इनसिक्योरिटी, सैडनेस से रिलेटेड हैं ये सारी चीज़ें। पीपल हाई इन न्यूरोटिसिज्म टेंड टू बी मोर वाइब्रेंट एंड रिएक्टिव टू स्ट्रेस। ये लोग ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं एंड आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस को ज़्यादा फील करते हैं, जिनमें न्यूरोटिसिज्म की क्वालिटी ज़्यादा होती है। Negative emotions like sadness, anger, fear. Whereas opposite is the case with people who are emotional stable. Emotional stability is the ability to remain calm, level-headed during stress or adversity. कुछ भी बुरी चीज़ होती है फिर भी वो लोग calm रहते हैं. Trait prized in many culture and professionals and can be learned and cultivated. Emotional stability की trait जिसके पास होती है, that person is a well cultured, और हमें वो सारी चीज़ें उनसे सीखनी चाहिए। हर सिचुएशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हैं ये लोग। अगर कोई स्ट्रेस की भी कंडीशन है तो भी उनका दिमाग जो है वो बिल्कुल काम रहता है। आइसेंक पर्सनैलिटी थ्योरी के अब कुछ बायोलॉजिकल बेसिक्स पढ़ लेते हैं, जिसमें पहला हम असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दिस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडीली अराउजल्स। बॉडीली अराउजल्स के लिए ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मूड, मोटिवेशन एंड अटेंशन। सच अराउजल इज़ हाईली सीन इन इंट्रोवर्ट्स। ये वाले अराउजल्स इंट्रोवर्ट्स में ज़्यादा दिखते हैं एक्सट्रोवर्ट से। अपार्ट फ्रॉम ARAS, cortical excitation and inhibition in frontal cortex exhibits great response in
introverts. Hypothalamus and limbic system is responsible for the emotional reaction. Hypothalamus और जो limbic system है हमारी body का, that is responsible for emotional reaction. Emotional reaction के लिए responsible है. It is hyperactive for people with neurotic traits and lower in emotionally stable people. Next is autonomic nervous system. This system regulates flight or fight response in the body and is highly responsible for stress reactions in neurotic personalities. There are 4 basic temperaments measurements. The first is melancholic, second is choleric, the third is phlegmatic and the fourth one is sanguine. जो melancholic टेम्परामेंट है, इसमें कौन से लोग आते हैं? जो अनस्टेबल हैं और इंट्रोवर्टेड है, इनको सैड और ग्लूमी ज़्यादा फील होता है. एक्सट्रोवर्टेड प्लस अनस्टेबल कॉलरिक की कैटेगरी में आते हैं. ये लोग हॉट टेम्पर्ड होते हैं और इरिटेबल होते हैं. जो फ्लेगमेटिक है, दे आर स्टेबल एंड इंट्रोवर्टेड. इसमें पर्सनैलिटी ट्रेट्स कौन सी आती हैं? स्लगिश, कामनेस. एंड सेंग्विन में दे आर एक्सट्रोवर्टेड प्लस स्टेबल, दे आर चीयरफुल एंड होपफुल. ऑलपोर्ट की थ्योरी पढ़ लेते हैं हम. ऑलपोर्ट ने बेसिकली ट्रेट्स पे ज़्यादा फोकस किया है. ही आइडेंटिफाइड 1,79,533 terms to define personality. After careful analysis, he found 4,541 terms to define an individual. Allport defined trait as a generalized and focalized neuropsychic system with the capacity to render many stimuli functionally equivalent and to initiate and guide consistent forms of adaptive and expressive behavior. बेसिकली ऑलपोर्ट का जो इसमें मुद्दा था मेन, बेसिकली वो ट्रेट्स था. इन्होंने ट्रेट्स पे ज़्यादा फोकस किया कि ट्रेट्स क्या होता है, कौन सी टाइप की ट्रेट्स किस पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करती है. ही बिलीव दैट ट्रेट्स आर स्टेबल एंड एंड्योरिंग करेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस. अलग अलग सिचुएशंस में हमारी ट्रेट्स ही हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है कि हमें कैसे बिहेव करना उस पर्टिकुलर सिचुएशन में. ऑलपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ट्रेट्स को 3 टाइप्स में बांट दिया है. पहला है कार्डिनल ट्रेट्स, सेकंड इज सेंट्रल ट्रेट्स एंड द थर्ड वन इज सेकेंडरी ट्रेट्स. कार्डिनल ट्रेट्स आर द रूलिंग ट्रेट्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. ये रूलिंग ट्रेट्स होती हैं कार्डिनल ट्रेट्स, जो कि बहुत ही डोमिनेंट होती हैं. इसमें फॉर एग्जांपल सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाएगा. सेंट्रल ट्रेट्स क्या होती है? सेंट्रल ट्रेट्स आर ईजिली डिटेक्टेड ट्रेट्स दैट ऑल पीपल हैव अ सर्टेन नंबर. किसी भी सर्टेन नंबर में वो जो ट्रेट्स होती हैं वो एक पर्सन में होती हैं, ईजिली डिटेक्ट की जा सकती हैं कि कोई पर्सन कितना ऑनेस्ट है, कितना टिमिड है, कितना शाय फील करता है. ये सारी चीज़ें आती हैं सेंट्रल ट्रेट्स के अंदर. और सेकेंडरी ट्रेट्स क्या होती हैं? जो कि लेस इम्पॉर्टेंट होती हैं, कि कोई पर्सन कैसे चल रहा है. इज़ दिस मच इम्पॉर्टेंट? नो ना, दिस इज़ सेकेंडरी ट्रेट. जो सेकेंडरी ट्रेट्स हैं वो सिचुएशनल होती हैं. रेमंड कटेल का 16 PF पढ़ लेते हैं. PF स्टैंड्स है फॉर पर्सनैलिटी फैक्टर्स. ये एक असेसमेंट है जो कि रेमंड केटल ने डिस्कवर किया था या बनाया था. इट मेजर 16 प्राइमरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट कंट्रीब्यूट टू एन इंडिविजुअल्स ओवरऑल पर्सनैलिटी. These traits include factors such as warmth, reasoning, emotional stability, dominance, and much more. The 16 PF provides a detailed profile of an individual's personality. ये जो 16 PF है ये एक पर्सन की डिटेल्ड प्रोफाइल प्रोवाइड कर देते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, ऑफरिंग इंसाइट्स इनटू देयर स्ट्रेंथ्स, वीकनेस एंड बिहेवियरल टेंडेंसीज. इट इज़ अ यूजफुल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी. According to Raymond Cattell, there are 175 basic traits which are categorized into common traits, unique traits, surface traits, and source traits. Common trait is usually found widely distributed in general population. General population में जो भी widely found होती है जो trait, for example honesty हो गया, cooperation हो गया, this is the common trait which you will be finding in every individual. Unique traits are those traits which are possessed by a particular person.
कुछ कुछ लोगों के पास ही ये ट्रेट होती है. फॉर एग्जांपल इमोशनल स्टेबिलिटी, हर कोई अपने इमोशंस को स्टेबल नहीं कर पाता है. थर्ड इज सरफेस ट्रेट्स. सरफेस ट्रेट्स आर easily recognized traits. For example, curiosity. And source traits, it determines the behavior. The Big Five theory, जिसको 5 factor model भी बोलते हैं, it is a widely accepted framework for understanding personality. It identifies 5 broad dimensions of personality traits, and those are conscientiousness, agreeableness, neuroticism, openness to experience, and the last one is extroversion. कंसाइंशियसनेस में हम इम्पल्सिव, डिसऑर्गेनाइज्ड वर्सेस डिसिप्लिन एंड केयरफुल के बारे में पढ़ते हैं. एग्रीएबलनेस में सस्पिशियस, अनकोऑपरेटिव वर्सेस ट्रस्टिंग एंड हेल्पफुल के बारे में. न्यूरोटिसिज्म में काम एंड कॉन्फिडेंट वर्सेस एंशियस एंड पेसिमिस्टिक. एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस में वी प्रेफर रूटीन, प्रैक्टिकल वर्सेस इमेजिनेटिव एंड स्पॉन्टेनियस. और एक्स्ट्रावर्जन में हम रिजर्व, थॉटफुल वर्सेस सोशेबल एंड फन लविंग. विलियम शिल्डन क्लासिफिकेशन. शिल्डन क्लासीफाई ह्यूमन बींग्स इनटू सर्टेन टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्ट्रक्चर. बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है एंड अटैच सर्टेन टेम्परामेंटल करेक्टरिस्टिक्स टू देम. और उनके बॉडी टाइप्स के अकॉर्डिंग उनको कुछ टेम्परामेंटल करेक्टरिस्टिक्स अटैच करी हैं. जो 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन किए हैं शिल्डन ने, वो है एक्टोमॉर्फ, सेकेंड इज मेसोमॉर्फ एंड द थर्ड वन इज एंडोमॉर्फ. एक्टोमॉर्फ्स आर टिपिकली लीन विद अ स्लेंडर एंड फ्रेजाइल बिल्ड. बहुत ही पतले से होते हैं एक्टोमॉर्फिक लोग. एक्टोमॉर्फ हैव वीक स्ट्रक्चर एज वेल एज अंडर डेवलप्ड विसेरा, थिन, लॉन्ग, फ्रेजाइल. Whereas endomorph person having highly developed viscera but weak structure, fat, soft and round. एक्टोमॉर्फिक लोग जो होते हैं वो पेसिमिस्टिक होते हैं, अनसोशेबल होते हैं, रिजर्व्ड, ब्रेनी, आर्टिस्टिक एंड इंट्रोवर्ट होते हैं. वेयरएज जो एंडोमॉर्फ लोग होते हैं दे आर इजी गोइंग, सोशेबल होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं एंड दे आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग. मोटे लोगों को खाना ज़्यादा पसंद होता है ना, तो दे आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग. मेसोमॉर्फ लोग एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ का बैलेंस होता है. दे हैव अ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ विसरा एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर. इनका जो बॉडी टाइप है वो मस्कुलर होता है, एथलेटिक टाइप है. कुछ लोग होते हैं ना जिनको मस्कुलर एक्टिविटी करने की क्रेविंग होती है, जिम जाना पसंद होता है. दे आर सेल्फ असर्टिव एंड लव्स रिस्क एंड एडवेंचर्स. दे आर एनर्जेटिक एंड बोल्ड टेम्पर्ड. साइकोएनालिटिकल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड. जो सिगमंड फ्रॉइड है, ही वॉज एन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट who is considered as the father of psychoanalytic theory. सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ साइकोएनालिसिस भी बोला जाता है. फ्रॉइड organized the structure of personality into 3 major components: ID, ego and superego. The ID contains all our biological based drives and operate accordingly to the pleasure principle. ये pleasure principle पे काम करता है. ID drive and behavior are impulsive. impulsive होते हैं behavior जो कि ID drive करता है. इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम अपने pleasure के लिए करते हैं. ये pleasure principle पे based है. Next component is the ego. The ego function on the basis of reality principle. ये reality principle पे based है. It maintains harmony between the external world, ID and the super ego. ID और super ego के बीच का ये बैलेंस मेंटेन करके चलता है, हार्मनी मेंटेन करके चलता है. ये रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इसका ये रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है. द सुपर ईगो कंपोनेंट जो है, इट इज़ रेफर्ड टू एज परफेक्शन प्रिंसिपल. परफेक्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये. द सुपर ईगो इज़ इम्पॉर्टेंट इन द सोशलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल. ये जो प्रिंसिपल है द सुपर ईगो का, ये मोरालिटी पे बेस्ड होता है. जो आईडी है वो इंस्टिंक्ट बेस्ड है, प्लेजर प्रिंसिपल है. जो ईगो है वो रियलिटी पे बेस्ड है और जो सुपर ईगो है वो मोरालिटी पे बेस्ड है. अ पर्सन हु इज़ वेल एडजस्टेड और मेंटली हेल्दी हैज़ ऑल द 3 कॉम्पोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी. जो पर्सन मेंटली हेल्दी है और वेल एडजस्टेड है उसके अंदर ये तीनों कॉम्पोनेंट होते हैं. Freud would expect anyone in whom any of the component is absent or out of balance to display maladaptive behavior. अब किसी भी
पर्सन में इन तीनों में से कोई भी अगर मिसिंग है कंपोनेंट, तो वो जो पर्सन है वो मेल एडेप्टिव बिहेवियर को शो करेगा. Freud's map of mind had 3 regions: conscious mind, pre-conscious mind, and unconscious mind. As the tip of iceberg, the conscious mind is characterized by sensory awareness and is limited to what people one capable of, that is hearing, touching, sensing, tasting, smelling at any particular time. This is very similar to short-term memory or memory system in which information is held while being in use. It is the only level of mental life directly available to us. बेसिकली हम जो अपने सेंस ऑर्गन्स के वाया परसीव करते हैं चीज़ों को, चाहे वो स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, टच हो गया, ये वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कॉन्शियस माइंड में. प्री कॉन्शियस माइंड इज़ लोकेटेड बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस. It contains piece of information that can be brought into conscious awareness whenever needed. जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है उस टाइम पे हमारे दिमाग वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे रहा है. प्री कॉन्शियस माइंड में वो स्टोर्ड होती है, ठीक है, और वो कॉन्शियस माइंड में आ जाती है. अकॉर्डिंग टू फ्रूड, प्री कॉन्शियस माइंड हैड नॉट सो मच इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर. सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रीजन हमारे माइंड का कौन सा है? अनकॉन्शियस माइंड. पोस्टुलेटेड बाय दिस फ्रूड इज अनएक्सपेक्टेबल मेमोरी और अर्जेस, डिजायर्स और इम्पल्सेस दैट कुड सीरियसली थ्रेटन अ पर्सन सेंस ऑफ सेल्फ. ठीक है, ये थ्रेटन कर सकता है अगर इट इज़ डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड एट द कॉन्शियस लेवल ऑफ अवेयरनेस. क्यों? क्योंकि इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेबल मेमोरी और अर्जेस स्टोर होती हैं, डिज़ायर्स और इम्पल्सेस होते हैं. The threatening information is kept out of the preconscious mind and prevented from eventually being expressed at the conscious level of mind by the primary censorship point, which Freud said is located between the unconscious and preconscious stages. Ego defense mechanisms are a series of unconscious actions taken by the ego as a form of self-defense, are designed immediately to reduce anxiety. बेसिकली ईगो डिफेंस मैकेनिज्म वो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड लेता है जब हमें कोई भी एंग्जाइटी होती है उसको भूलने के लिए या उसको रिड्यूस करने के लिए. उसमें से कुछ कॉमन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हैं: रिप्रेशन, डिनायल, रिएक्शन फॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, रेशनलाइजेशन. Repression occurs when the ego unconsciously removes threatening impulses, desires, and memories from conscious awareness. The process of repression occurs at an unconscious level. The individual is not even aware that it is happening. कोई भी चीज़ हमें जो थ्रेटनिंग लगती है, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको वो रिमूव करने की कोशिश करता है, उसको रिप्रेस करता है हमारे इमोशंस को, और हमें पता भी नहीं लगता है कि ये चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ. रिप्रेशन ड्राइव्स में ऑल्सो फाइंड एन आउटलेट इन ड्रीम्स, स्लिप्स ऑफ टंग और थ्रू अदर डिफेंस मैकेनिज्म. बेसिकली अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग इज टर्म्ड एज रिप्रेशन. नेक्स्ट मैकेनिज्म इज डिनायल. जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, that comes under the category of denial, refusing to acknowledge the reality. It occurs when the ego distorts reality to deal with threatening impulses and information easier. For example, people engage in unsafe sexual practices, cope with the unpleasant possibility of getting AIDS by employing denial, claiming it wouldn't happen to me. Next defense mechanism is reaction formation. The defense mechanism of reaction formation involves dealing with unexpected impulses by expressing just the opposite feeling. For example, people who are emotionally unstable and are unable to accept their own strong sexual desire may devote much of their time and considerable psychic energy in urging strong protest against pornography and other birth control clinic. बिल्कुल ही अपोजिट वे में रिएक्ट करेंगे, जो खुद की फीलिंग है उसके जस्ट अपोजिट. नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज डिस्प्लेसमेंट. इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय द ईगो टू शिफ्ट द एक्सप्रेशन ऑफ एन इम्पल्स फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेबल और थ्रेटनिंग टारगेट टू अ मोर एक्सेप्टेबल और लेस थ्रेटनिंग वन. फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की को बॉस ने उसकी जॉब से निकाल दिया होता है,
वो वहाँ पर तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन घर आके अपने हस्बैंड पे अपना एंगर दिखाने लग जाती है। जहाँ गुस्सा दिखाना चाहिए था वहाँ तो उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन घर आके अपने हस्बैंड पे गुस्सा दिखा दिया। नेक्स्ट इज रिग्रेशन. It is a defense mechanism by which the individual attempts to cope with a threatening situation by reacting to earlier, less mature behavior pattern. For example, the screaming and yelling of a surgeon at a surgical staff each time she begins to have a difficulty during an operation. नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज रेशनलाइजेशन. रेशनलाइजेशन में एक लॉजिकल आंसर प्रोवाइड कर देना. With the defense mechanism of rationalization, an individual makes up what are supposed to be rational or logical explanation to justify unexpectable behavior. कोई भी unexpectable behavior को लेके उसके according logical explanation provide कर देना. For example, a man might justify cheating on his income taxes while everybody else is doing it. Next, ego defense mechanism is undoing. It is a defense mechanism involving an individual engaging in some sort of behavior. For example, saying I am sorry to compensate or make amends for unexpected feeling or actions expressed. जैसे किसी ने कुछ गलत कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, उसके बाद उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि उन्होंने गलती कर दी है, तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, सही करने के लिए उन्होंने अपॉलॉजी मांग ली. Next defense mechanism is sublimation. The defense mechanism of sublimation involves converting unexpected impulses into actions serving a more socially acceptable purpose. For example, becoming a sex therapist and teaching courses in human sexuality might be an acceptable way of expressing unconscious sexual desires while helping others with their sexual problem. जैसे कोई भी चीज़ है जो हमारी सोसाइटी वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती है, तो अनएक्सपेक्टेबल इम्पल्सेस को कन्वर्ट करना सोशली एक्सेप्टेबल पर्पस में, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं. लेट्स स्टडी अबाउट साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. फ्रूड व्यूड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज मूविंग थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस. ईच स्टेजेस रिफ्लेक्ट द बॉडी एरिया थ्रू विच लिबिडो और सेक्शुअल एनर्जी इज डिस्चार्ज्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड. अकॉर्डिंग टू फ्रूड, between birth and the age of 5 or 6, child passes through 3 stages of psychosexual development: oral and phallic. These are combinedly known as infantile stages. जो हमारी oral और phallic stage है इनको infantile stages भी बोलते हैं. Between ages 6 or 7 and 11 or 12 is the 4th stage known as latency stage. Freud postulates sexual impulse tends to be repressed and sublimated during this stage. The last stage is known as the genital stage. Each stage except the latency stage is characterized by primary erogenous zone, which refers to the region of body that are sexually sublimated. सारी स्टेजेस को करेक्टराइज किया गया है प्राइमरी एरोगनस जोन, जिसका मतलब है कि द रीजन ऑफ बॉडी दैट आर सेक्शुअली सब्लिमेटेड एक्सेप्ट द स्टेज ऑफ लेटेंसी. The first stage is oral stage, where the individual learns to cope with the significant losses. ये वाली जो स्टेज है ये बर्थ से लेके 2 years तक के लिए वैलिड रहती है, मतलब एक्सटेंड करती है. फ्रूड बिलीव्ड एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लिबिडो वॉज कंसनट्रेटेड अराउंड द ओरल रीजन. अकॉर्डिंग टू फ्रूड, ही बिलीव दैट जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लिबिडो है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, वो कहाँ पे कंसनट्रेटेड है? It is concentrated around the oral region. The infant gets pleasure out of sucking and taking food. This is called oral erotic period. इस पीरियड को बोलते हैं oral erotic period, जब इन्फेंट को प्लेजर मिलता है सकिंग से और टेकिंग फूड से, खाना खाने से. इसी पीरियड को ओरल इरोटिक पीरियड भी बोला गया है. चाइल्ड गेट्स प्लेजर फ्रॉम बाइटिंग आफ्टर अपीयरिंग ऑफ टीथ एंड इज नोन एज ओरल सैडिस्टिक फेज. जब उसके दांत निकल आते हैं तो उस फेज को बोला जाता है ओरल सैडिस्टिक फेज. द बेसिक फीचर ऑफ दिस स्टेज इज़ दैट द बेबी शोज टोटल डिपेंडेंसी अपॉन अदर्स फॉर इट्स केयर. दूसरों पे डिपेंडेंट होता है बेबी अपनी केयर करवाने के लिए. देयरफॉर अ पर्सन हु इज़ फिक्सेटेड एट दिस स्टेज इज़ टू डिपेंडेंट, पेसिमिस्टिक एंड आर्ग्यूमेंटिव.
Smoking, cigarettes, biting a pencil, chewing gum are all examples of fixation at oral stage. Next psychosexual stage is anal stage, and it extends roughly from second to 3 years of life. मतलब 2 साल से 3 साल के बीच का जो एज होता है या स्टेज होती है उसको एनल स्टेज बोला जाता है. द प्राइमरली एरोगेनस जोन शिफ्ट फ्रॉम द ओरल टू anal region. The principal source of pleasure associated with the anal stage is the reduction of tension that accompanies reducing bodily tensions by urinating and defecating. बॉडी टेंशन्स को कैसे रिमूव करते हैं इसमें? यूरिनेट करके या फिर बॉल मूवमेंट के थ्रू. द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन पेरेंट्स बिगिंस टू मेक डिमांड्स ऑन द इन्फेंट टू रेगुलेट हिज सोर्स ऑफ प्लेजर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग. Freud believed that difficulty in the course of toilet training also had implications for future personality development. Personality characteristic arises from fixation during this period by how toilet training is approached by parents and the caretaker. बेसिकली टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे दी जाती है एक बच्चे को, वो अफेक्ट करती है एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. अब 3 to 5 years में कौन सी स्टेज आ जाती है? फेलिक स्टेज. एरोगेनस जोन फेलिक स्टेज के लिए कौन सी होती है? जनरल रीजन ही एरोगेनस जोन होती है. ऑब्जर्वेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन इज अ कॉमन टेंडेंसी फाउंड इन चिल्ड्रन एट दिस स्टेज. Children often manipulate their sex organs and want to know about the cause of birth and sex. The male child recognizes and touches private part with the great interest. He is able to recognize the difference he has from his little sister. Freud said that the girl child becomes envy for what the father or the brother has. The dominant conflict found in the phallic stage is Oedipus complex in boys and Electra complex in girls. These complexes, according to Freud, is biologically rooted and found in all human beings. The sexual attachment of son with his mother is called Oedipus complex, and the daughter with father is called Electra complex. Next stage of 5 to 11 years is believed to be latency stage. All sexual urge and instincts of children are repressed in this stage. Both boys and girls prefer to mix with the same sex. In this stage, a kind of sex antagonism arises. Intellectual interest and athletics become prime importance for libido. As no new erogenous zone emerges in this period, some psychologists believed that this stage does not qualify for one of the stage of psychosexual stage. द नेक्स्ट स्टेज इज़ जेनाइटल स्टेज, जो कि प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है. इन दिस पर्टिकुलर स्टेज अ पर्सन हैज़ अ सेक्शुअल इंटरेस्ट which is directed towards the opposite sex. Some secondary sex characteristics appears in both boys and girls as the sex organs mature and endocrine gland becomes active. Marriage and courtship are the result of the changes. The genital period, which continues throughout the years of maturity, never completely replace the earlier 4 stages together called pregenital stage. We are done with the personality. Let's discuss some questions. The first question is, which of the following theories suggests that personality is influenced by unconscious desires and early childhood experiences? The options are trait theory, humanistic theory, psychoanalytic theory, social cognitive theory. You have 10 seconds for this. The answer is psychoanalytic theory. The next question is, according to the big 5 personality traits, which trait is characterized by being outgoing, sociable, and assertive? The options are openness, conscientiousness, extroversion, neuroticism. Countdown begins. The answer is extroversion. Which defense mechanism involves attributing one's own unexpectable thoughts or impulses onto others? The options are repression, projection, rationalization, displacement.
Countdown begins. The answer is projection. Next question. The Minnesota Multiphasic Personality Inventory is an example of which type of personality assessment? Self report questionnaire, projective test, behavioral observation, sociometric technique. Countdown begins. The answer is self report questionnaire. Next question. According to Carl Rogers, what is the key ingredient for healthy personality development? Self actualization, unconditional positive regard, defense mechanism, archetypes. Countdown begins. The answer is self actualization. Next question. According to Sigmund Freud's psychodynamic theory, which part of the mind operates on the pleasure principle? Ego, superego, ID, eros. Countdown begins. The answer is ID. Next question. Which theory of personality emphasizes the influence of unconscious motivations and childhood experiences? Options are humanistic theory, trait theory, behaviorist theory, psychodynamic theory. Your countdown begins. The answer is psychodynamic theory. The next question is, according to Albert Bandura's social cognitive theory, what is the term for the belief in one's ability to succeed in specific situations? The options are self esteem, self actualization, self efficacy, self transcendence. Your countdowns begin. The answer is self efficacy. Your next question is, the big five personality traits are a part of which theory of personality? The options are psychodynamic theory, humanistic theory, trait theory, or cognitive theory. The countdown begins. The answer is trait theory. Next question is, according to Carl Rogers' person centered theory, what is the term for the unconditional acceptance and support of a person? Options are self actualization, unconditional positive regard, self concept, self transcendence. Your countdown begins. The answer is unconditional positive regard. Your next question is, according to Eysenck theory, which of the following dimensions represent the degree of emotional stability versus neuroticism? The options are extroversion, introversion, psychoticism, stability. Your countdown begins. The answer is stability. Next question. Eysenck theory proposes that extroversion is associated with which of the following characteristics? The options are sociability and assertiveness, shyness and introversion, emotional instability, openness to experience. Your countdown begins. The answer is sociability and assertiveness.
Next question is, in Eysenck theory, individuals high on psychoticism dimension are more likely to exhibit which of the following traits? Options are empathy and compassion, impulsivity and aggression, conscientiousness and self-discipline, openness to experience. Your countdown begins. The answer is impulsivity and aggression. Next question. According to Eysenck, which neurotransmitter system is associated with individual differences in extroversion and introversion? The options are dopamine, serotonin, acetylcholine, GABA. Your countdown begins. The answer is dopamine. Next question. Eysenck theory suggests that personality traits are primarily influenced by. The options are genetic factors, environmental factors, cognitive processes, social interactions. The countdown begins. The answer is genetic factors. The next question is, according to Allpott's theory, which of the following is the most basic and fundamental unit of personality? The options are traits, habits, attitudes, self concept. Your countdown begins. The answer is traits. The next question is, Allpott's theory emphasizes the importance of which of the following in understanding personality? The options are genetics, environment, social learning, individual uniqueness. Your countdown begins. The answer is individual uniqueness. Next question is, Allpott's theory suggests that traits can be categorized into three levels. Which of the following is not one of those levels? Options are cardinal traits, secondary traits, central traits, surface traits. Your countdown begins. The answer is surface traits. Next question is, according to Allpott's theory, which of the following is true about cardinal traits? The options are, they are the most dominant traits in a person's personality. They are the least influential traits in a person's personality. They are specific to certain situations or contexts. They are universal traits found in all individuals. Your countdown begins. The answer is, they are the most dominant traits in a person's personality. The next question is, Allpott's theory emphasizes the importance of studying individuals as unique individuals rather than focusing on general traits. This approach is known as trait theory, personal dispositions, individual psychology, or personology. Your countdown begins. The answer is individual psychology. Next question is, which ego defense mechanism involves attributing one's own unacceptable thoughts or feelings to someone else? The options are projection, repression, denial, rationalization. Your countdown begins.
The answer is projection. The next question is, when a person channels their unexpected impulses into socially acceptable activities, it is an example of which ego defense mechanism? Options are sublimation, regression, displacement, reaction formation. Your countdown begins. The answer is sublimation. Your next question is, which ego defense mechanism involves reverting to an earlier stage of development in response to stress? The options are regression, intellectualization, suppression, sublimation. Your countdown begins. The answer is regression. Next question is, when a person refuses to acknowledge or accept the reality of a situation, it is an example of which ego defense mechanism? The options are denial, repression, rationalization, projection. Your countdown begins. The answer is denial. Your next question is, which ego defense mechanism involves using logical reasoning and intellectual analysis to avoid dealing with emotional conflicts? The options are intellectualization, displacement, reaction formation, sublimation. Your countdown begins. The answer is intellectualization. Next question is, according to Freud, the first stage of psychosexual development is, the options are oral, anal, phallic, latency. Your countdown begins. The answer is oral. Next question is, the second stage of psychosexual development according to Freud is, the options are oral, anal, phallic, latency. Your countdown begins. The answer is anal. Your next question is, Freud's third stage of psychosexual development is which stage that occurs around 3 to 6 years old? The options are oral, anal, phallic, latency. Your countdown begins. The answer is phallic stage. Next question is, the fourth stage of psychosexual development according to Freud, which occurs around 6 to 12 years old. The options are oral, anal, phallic, latency. Your countdown begins. The answer is latency stage. Next question is, Freud's fifth and the final stage of psychosexual development is the which stage that occurs from adolescence onwards? The options are genital, anal, phallic, and latency. Your countdown begins. The answer is genital. Okay, guys, that's all for today. I hope
you find these questions and this lecture interesting. Let me know your views in the comment section. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू शावर योर लव इन द कमेंट सेक्शन. अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो यू कैन पिंग मी अप वाया माई ईमेल दैट आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मोर ओवर, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो आपको समझना हो तो यू कैन लेट मी नो इन माई ईमेल, और ऑल्सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. I will try my best to prepare video lectures as soon as possible for you guys. Sometimes I get stuck somewhere, so there is a delay in video lectures. But I assure you that I will definitely upload videos one by one and impart my knowledge in the field of psychology and help you in your exams. I will definitely try my best in whatever ways I can help you all out. Just have a look at the quick recap.
वीडियो लेक्चर वॉज फ्रूटफुल टू यू। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिख देना और जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने जानने वालों को जो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी।